5 बजे की 5 बड़ी खबरों में पहली खबर है जेल में बंद सपा सांसद आजम खान से जुड़ी हुई, जिन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट तोड़ा जाएगा। दूसरी खबर लखनऊ से है, जहां नए शिक्षक भर्ती को लेकर हुए प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। तीसरी खबर, सीएम योगी ने आज कोरोना टीके की दूसरी डोज लगवा ली है। 5 अप्रैल को सीएम ने पहली डोज लगवाई थी। चौथी खबर है अमरोहा से, जहां बीच सड़क पर पुलिस के सामने ही 2 छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चले। पांचवी खबर यूपी के से उत्तराखंड तक के बाढ़ और बारिश के कहर की। तो ये 5 बड़ी खबर न्यूज एट 5। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट अब तोड़ा जाएगा। जिला कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एसडीएम के पास यह शिकायत दर्ज की थी कि यूनिवर्सिटी गेट सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जांच के बाद एसडीएम ने गेट तोड़ने के आदेश दिए, लेकिन आजम खान ने जिला अदालत में अपील की। लेकिन करीब 2 साल बाद जिला कोर्ट ने आजम खान की इस अपील को खारिज कर दिया है। 2019 में इसमें हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर है। वो जो उसकी सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है। लगभग 13 करोड़ से लागत की वो सड़क बनवाई गई थी। उस पर ये जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ था। हमने इसकी शिकायत की और तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी साहब की कोर्ट में ये वाद दर्ज हुआ था। वहाँ से एसडीएम सदर ने उस गेट को के विरुद्ध जो की गई थी शिकायत थी उसको सही पाया और गेट को तोड़ने के आदेश दिए थे। मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइन पर मजलिस-ए उलेमा-ए हिंद ने विरोध जताया है। संगठन महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद ने सर्कुलर पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा, मुहर्रम के दौरान शांतिपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का सर्कुलर मुहर्रम और शिया समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने सर्कुलर में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहीं मौलाना यासूब अब्बास ने भी सर्कुलर पर विरोध जताया है। इसको गाइडलाइन का नाम दिया है, लेकिन हकीकत में गाइडलाइन नहीं है, बल्कि मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट है और झूठे इल्जाम का एक पुलंदा है जो उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं और ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि जिससे शिया सुन्नी टेंशन भी पैदा हो गया है और हिंदू मुस्लिम भी टेंशन पैदा हो सकता है। ऐसे जुमले भी इस्तेमाल किए इसने और ऐसी बातें कही हैं जो कभी हुई नहीं है और उन्हीं ने ये लिखा है कि ये होता है, हो सकता है नहीं। एक चीज होती है कि सब हो सकता है, उन्हीं ने लिखा है कि सब हुआ करता है। ये जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर है, इसको मैंने बगौर पढ़ा। इसकी मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। वहीं मुहर्रम पर पुलिस सर्कुलर पर उठे विवाद को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि यही सर्कुलर 2019-20 में भी जारी हुआ था। बस इस बार सर्कुलर में सिर्फ कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। सर्कुलर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी भी वर्ग संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। सर्कुलर को लेकर कोई विवाद नहीं है और पुलिस अधिकारी धर्म गुरुओं के संपर्क में है। अगर कुछ है तो संवाद से उसका समाधान निकाला जाएगा। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं
वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्यौहार के पहले जारी किए जाते हैं। इसी बीच सपा सांसद एसटी हसन ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब यूपी में शराब खाने, मॉल, बाजार सब कुछ खुल गए हैं तो फिर मुहर्रम और कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं होनी चाहिए। वहीं एसटी हसन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ होगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो मुहर्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई उसको मना नहीं सकता है। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का हवाला दिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मेरा ये मानना है कि जब कोविड बहुत कम हो चुका है तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ सारे धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी इजाज़त मिलनी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शराब खाने खुले हुए हैं, जुआ खाने खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, मॉल और बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं। तो सिर्फ हम धार्मिक आयोजनों पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि हमने कांवड़ यात्रा को मना कर दिया, अब हमने मुहर्रम की जुलूस को मना कर दिया? क्या ये भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए निकाले नहीं जा सकते? हम तो ये मानते हैं कि हम सब लोग धार्मिक हैं, हम ये सब काम करते हैं। हम अपने पैदा करने वाले से ये दुआ करें कि हमारे देश में तीसरी लहर अल्लाह पाक ना लेकर आए, हमें महफूज रखें। इसमें बुराई क्या है? यूपी में 16 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि क्लास 2 शिफ्टों में खुलेंगी। स्कूल 8 घंटे तक के लिए खोले जाएंगे और ये 4-4 घंटों की शिफ्ट चलाई जाएंगी, यानी कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। वहीं स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। दिनेश शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसे में 5 अगस्त से स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दाखिला मेरिट या प्रवेश परीक्षा से होगा, ये कुलपति तय करेंगे। वहीं स्नातक प्रथम साल की कक्षाएं 1 सितंबर से चलेंगी, जबकि अन्य कक्षाएं 13 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं 6 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ सभी के साथ बैठक हुई है। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की सुरक्षा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और मुख्यमंत्री जी ने, ये पहले है। इसलिए हम कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 2 पाली में करेंगे। 8 घंटा का टीचिंग आवर होगा अभी, जिसमें 50% पहले 4 घंटे में और 50% बाद के 4 घंटे में जो पढ़ाई है। अभी प्रारंभ पे हम आगे का विश्लेषण करते हुए प्रारंभिक दौर पे जो कक्षाएं खुलेंगी ऑफलाइन, उनमें हमने ये निर्णय लिया है। जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रवेश कार्य हैं उनमें 5 अगस्त से जो प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे 2 तरीके के आएंगे। तमाम महाविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर प्रवेश करते हैं। कुछ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसे हैं जो इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये अधिकार कुलपति गण में निहित किया गया है कि वो अपने व्यवस्था के अनुसार इसमें निर्णय लेंगे। लेकिन जो उनकी कक्षाएं हैं, जैसे यूजी से जो अंडर ग्रेजुएट है, स्नातक सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड ईयर, वो 15 अगस्त से उनका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इनका एडमिशन प्रोसेस जो है 5 अगस्त से शुरू होगा। वहीं उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। स्कूल पहुंचने वाले बच्चों, टीचर्स और स्कूल के स्टाफ का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। साथ ही सैनिटाइजेशन पर ध्यान है। हालांकि पहले ही दिन तमाम स्कूलों में स्टूडेंट्स की मौजूदगी थोड़ी कम ही दिखाई दी। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली हरिद्वार के एक स्कूल की है, दूसरी ऋषिकेश, जबकि तीसरी देहरादून की। अनुमति तो मिली है, लेकिन छात्रों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ी कम यानी सीमित ही दिखाई दी। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश की बात करें, खास तौर से किसानों की बात करें, तो मुसीबत का सबब बन गई है ये बारिश। गंगा सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है।
गंगा तेजी से कटान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा का कई फीट पानी किसानों की लहलहाती फसलों में जम चुका है और जगह जगह किसानों के फसलों को सैकड़ों बीघा फसल जो है चौपट होती नजर आ रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं। जरूरी काम से गांव से शहर जाने के लिए जो रास्ते हैं वो संपर्क कट चुका है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं और नदी किनारे खड़े पानी कम होने का इंतजार भी कर रहे हैं। और उधर दिल्ली हरियाणा एनसीआर में भी हो रही बारिश के चलते यमुना का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हथनी कुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मथुरा में भी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंचता जा रहा है। वृंदावन की बात कर ले तो निचले इलाकों को यमुना ने चारों तरफ से मानो घेर लिया हो, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। परिक्रमा मार्ग स्थित मोरकुटी के नजदीक कॉलोनीज में यमुना का पानी पहुंच चुका है। निचले इलाकों की अगर आप बात करें तो वहां तो बाढ़ आ चुकी है। लगभग 50 से 60 मकानों को बाढ़ के पानी ने अपने जद में ले लिया है। अगली खबर गोंडा से है, जहां सरयू नदी की बात करें तो खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन बांध और नदी के बीच रहने वाले लोगों में दहशत है। नदी का जलस्तर बढ़ने और कटान के चलते लगभग 12 से ज्यादा मकान और एक प्राथमिक विद्यालय धराशायी हो चुके हैं। हालांकि राजस्व निरीक्षकों की तैनाती कर बाढ़ चौकियों को बनाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। खबर जोशीमठ से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ दरक कर हाईवे पर आ गिरा है और कुल मिलाकर देखते देखते पहाड़ी का ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा है। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये हालत है जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे दरकता हुआ किस तरीके से हाईवे पर आ पहुंचा और लोगों में अफरा तफरी मच गई, ये आपके सामने है। जोशीमठ की तस्वीरें देखिए, गाड़ियां चल रही हैं, जेसीबी खड़ी है, लेकिन इसी बीच लोगों के सामने किस तरीके से ये पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा धीरे धीरे करके खिसकता हुआ पूरे हाईवे पर आ गिरा, ये आपके सामने। रेप केस के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से गायत्री प्रसाद को जमानत नहीं मिली है। इलाज के लिए गायत्री प्रसाद प्रजापति जमानत मांग रहे थे, लेकिन अब यह खारिज हो चुकी है। सीबीआई ने गायत्री प्रसाद की जमानत का विरोध किया था और सीबीआई के साथ जाते हुए यह फैसला गायत्री प्रसाद के पक्ष में नहीं है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, देखिए सीबीआई ने विरोध किया था, कुछ पॉइंट्स रहे होंगे जिसे कोर्ट ने मान्य समझा है। देखिए लता, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति रेप केस में भी जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो कई बीमारियों से ग्रसित हैं, लिहाजा उन्हें डॉक्टरी इलाज के लिए जमानत दी जाए जिससे कि वो अपना समुचित इलाज करा सके। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के स्वास्थ्य ठीक है और उनको इतनी जरूरत नहीं कि डॉक्टरों से इलाज के लिए उनको जमानत दी जाए। जो उनको समुचित इलाज चाहिए होता है वो उनको जेल प्रशासन मुहैया कराता है, इसलिए लिहाजा गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत न दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्गूमेंट को मानते हुए गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल में रहना पड़ेगा। जिन्होंने जमानत से 5 करोड़ का हवाला देकर लेने की कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है अविनाश, अब इसके आगे कोई प्रक्रिया, कोई लीगल रेमेडी बचती है? देखिए अभी फिलहाल में उनके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं बचती है। अगर उनको किसी भी तरीके से स्वास्थ्य की समस्याओं की दिक्कत होती है तो फिर से अपने लिए जेल प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों की मांग कर सकते हैं। अगर डॉक्टरी रिपोर्ट में उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी व्यवस्था निकल कर आती है तब सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देने पर विचार कर सकता है। अन्यथा अभी उनके पास कोई लीगल रेमेडी जमानत के लिए नहीं बचती है जब तक कि केस अंडर ट्रायल है। बिल्कुल अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रेप केस आरोपी हैं गायत्री प्रजापति, स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांग रहे थे, लेकिन सीबीआई ने कहा कि स्वास्थ्य की जितनी समस्या हैं वो जेल के भीतर भी दुरुस्त की जा सकती हैं, जमानत की जरूरत नहीं है और ये फैसला गायत्री के पक्ष में नहीं गया।
भदोही से खबर है, जहां दीवार बनाने को लेकर खूनी संघर्ष की खबर मिल रही है। इस मारपीट में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मारपीट का ये वीडियो है, देखिए आपके सामने, ये वायरल वीडियो है। पूरे परिवार पर गांव वालों का कहर टूटा है, जरा देखिए। पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज कर चुकी है और जांच में जुटी हुई है। ये भदोही का वीडियो है जो इस वक्त वायरल है, जहां एक परिवार पर पूरा गांव वाले टूट पड़े हैं। ये देखिए, यहां पर लाठी डंडे चल रहे हैं। खबर संभल से है। अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अवैध तमंचे से फायरिंग करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। तो संभल का ये वीडियो है। अवैध तमंचे से फायरिंग करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पुलिस महकमे के हाथ भी लगा है। इसी के आधार पर इनकी खोजबीन की जा रही है। उत्तराखंड में कल से कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर चलेगा। 3 से 5 अगस्त तक ये शिविर ऋषिकेश में होगा, जहां 2022 के चुनाव को लेकर मंथन होना है। तो 3 अगस्त को प्रदेश चुनाव प्रचार कमेटी की बैठक भी है। सुबह 10 बजे कार्य समिति की बैठक है। 4 अगस्त कोर कमेटी की बैठक होगी। महिला कांग्रेस पार्टी की भी बैठक होनी है। इसके अलावा SC/ST मोर्चा भी और इसके पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। NSUI के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होनी है। तो 3 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसकी रूपरेखा बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज हो रही है। आपको 2 तस्वीरें बिहार और यूपी की राजनीति से जुड़ी दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां CM योगी से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने मुलाकात की। तो संतोष बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। दूसरी तस्वीर है दिल्ली से। राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से और अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने आज लखनऊ में CM योगी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने CM योगी और सरकार के कामकाज की बड़ी तारीफ की। कहा कि योगी सरकार की ओर से समाज के सभी वर्गों के लिए काम जो किया जा रहा है वो सराहनीय है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने उपहार के तौर पर संतोष को ऐतिहासिक कुंभ आयोजन की पुस्तक भी भेंट की। आपको बताएं, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम यूपी विधानसभा चुनाव में दांव आजमाना चाहती है।